नमस्कार दोस्तों, आइए ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ईश्वर कुमार साहू। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जलवायु, भारत की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि जो ओवरव्यू होगा, मतलब जलवायु पढ़ने के पहले हमको किस किस चीज़ों को जानना जरूरी है, उस चीज़ को देखेंगे। ये वीडियो रहेगा प्री प्लस मेन दोनों के लिए यह वीडियो रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम पहला देखते हैं भारत की जलवायु। ठीक है। अब भारत की जलवायु को समझने के लिए हमें दो टर्म को लिखना आवश्यक होता है। कौन सा? भारत की जलवायु क्या होती है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, मानसूनी जलवायु। क्या है? भारत की जलवायु को क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु बोला जाता है। अब जैसे अपने को उष्ण कटिबंधीय का संबंध किससे है? अक्षांश से है। और जलवायु का संबंध किससे है? पवन से। ठीक है। जो पवन क्या करती है? अपनी दिशा बदलती है, उसे क्या बोला जाता है? पश्चिम। जो पवन दिशा बदलती है उसे क्या है? द्वितीयक पवन। द्वितीयक पवन या फिर कालिक पवन भी बोलते हैं। वो क्या है? जलवायु से संबंधित है। अब देखिए अक्षांश। अक्षांश क्या होता है? भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करूं तो ये कितना है? 8 से लेकर 38 डिग्री लगभग इतना है। अब देखिए इतने बड़े भारत का विस्तार होने के बाद भी, अक्षांशीय विस्तार इतना ज्यादा होने के बाद भी, अगर मैं सामान्य तौर पे बात करूं तो इसमें कम से कम 4 प्रकार की जलवायु मिलनी चाहिए भारत में। कौन कौन सी? अगर मैं बात करूं तो 10 डिग्री से 10 डिग्री तक कौन सी जलवायु होती है? विषुवतीय जलवायु होती है। फिर 10 डिग्री से 25 डिग्री तक कौन सी जलवायु होती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। 25 से 35 तक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, और 35 से ऊपर क्या होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो इस हिसाब से अपने भारत में कितने प्रकार की जलवायु होनी चाहिए थी? 4 प्रकार की जलवायु होनी चाहिए थी। लेकिन भारत की जलवायु को क्या लिखा जाता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। भारत की जलवायु को क्या लिखा जाता है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है? अनेकता में एकता की एक बेहतरीन उदाहरण के तौर पर इसे पेश किया जाता है। तो इसी में एक क्वेश्चन लिखिएगा, भारत की जलवायु अनेकता में, भारत की जलवायु अनेकता में एकता की एक बेहतरीन उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। भारत की जलवायु अनेकता में एकता की एक बेहतरीन उदाहरण है, स्पष्ट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या है? कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन क्या है, इसको लिखोगे तो आपका क्या है? एक हेल्प मिलेगा, मतलब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। तो देखिए अब मैं इसी क्वेश्चन का बात करता हूँ, इसको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। जैसे मैं अनेकता की बात करूं, अनेकता या विविधता इसी को बोला जाता है। तो अनेकता में अगर मैं बात करूं तो भारत में एक साइड क्या है? अपना मौसम राव है, और दूसरे साइड देखें तो मरुस्थल है ना। अगर मैं भारत में बात करूं, अनेकता की बात करूं, तो एक साइड क्या होता है? 40 डिग्री टेम्परेचर कंटिन्यू बना रहता है। तो एक जगह क्या होता है? जैसे अपन हिमालय में जाते हैं तो माइनस में टेम्परेचर चले जाते हैं। और मैं अनेकता की बात करूं तो जैसे डिफरेंट जगह में डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं। फिर उसके बाद और बात करूं, अनेकता की बात करूं तो इसमें क्या होता है? जैसे भारत में देखा जाए तो 3 प्रकार की जो डेल्टा है,
तीन प्रकार की जेट धारा जो होती है वो क्या करती है, भारत में एक साथ क्या करती है, इफेक्ट डालती है। ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा जगह है जिसमें तीन जेट धाराएं एक साथ जो है इफेक्ट डालती है। ये भी क्या है, एक विविधता का रूप है। अगर मैं अब इसी में जैसे मैं एकता की बात करूं तो एकता में क्या है, देखिए इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होने के बाद भी भारत में 90% से ज्यादा जगहों पे क्या है, 90% ज्यादा जगहों पे 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहता है। और मैं एकता की बात करूं तो जैसे जो शीतकाल में वर्षा होती है वो क्या होती है, पूरे भारत में थोड़े बहुत तो वर्षा हो ही जाती है, ये भी एकता की मिसाल है। और मैं अगर बात करूं इतनी विविधता होने के बाद भी क्या होता है, भारत में 90% जो वर्षा होती है वो कब होती है, ग्रीष्मकालीन वर्षा में होती है। तो ये भी क्या है, एकता की मिसाल है। और अगर मैं एक और बात करूं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार इतना होने के बाद भी क्या है, भारत को उष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। ये भी क्या है, एकता की मिसाल है। तो इस तरह से आप क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है आंसर लिख लीजिएगा, है ना। तो अब देखते हैं जैसे कि पवन की दिशा में आते हैं। पवन की दिशा, ठीक है। पवन की दिशा अगर सामान्यतः बोला जाए, पवन की दिशा क्या होना चाहिए, उत्तर पूर्व से क्या होना चाहिए, दक्षिण पश्चिम पवन की दिशा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये क्या होनी चाहिए, पवन की दिशा होनी चाहिए, मतलब इस तरह से, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो अपना भारत है, मतलब ग्रीष्मकालीन वर्षा में क्या होती है, पवन की दिशा क्या हो जाती है, इस तरह से हो जाती है, दक्षिण पश्चिम पवन की दिशा हो जाती है। क्या होनी चाहिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसी को क्या बोला जाता है, अपना जो शीतकालीन मानसून होती है, इसी को क्या बोला जाता है, शीतकालीन मानसून बोलते हैं। इसी को उत्तर पूर्व मानसून भी बोला जाता है। ये क्या है, उत्तर पूर्व मानसून क्या है, एक सामान्य कंडीशन है। इस अक्षांशीय विस्तार में, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है, उस अक्षांशीय विस्तार में क्या होना चाहिए, जो पवन की दिशा है वो उत्तर पूर्व होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर पूर्व मानी जाती है, मतलब पवन की दिशा क्या होनी चाहिए, उत्तर पूर्व से क्या होनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम होनी चाहिए। लेकिन भारत में दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, दक्षिण पश्चिम, जो इस तरह से होनी चाहिए थी पवन की दिशा, वो क्या हो जाती है, जस्ट उल्टी हो जाती है। तो दिक्कत यहाँ पे आती है। और इसे क्या है, वैज्ञानिक भी आज तक क्या है, अच्छे से पकड़ नहीं पाए। इसमें क्या है, शोध की और बहुत आवश्यकता है। क्यों, क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या है, आप देखे होंगे जो मतलब मौसम विभाग होते हैं उसके अपोजिट होते रहते हैं। तो यही कारण है, इसमें क्या है, शोध की आवश्यकता होती है, ठीक है, और भी आवश्यकता है। तो अब इसके बाद चलते हैं, जैसे अब इस चीज को समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा सीधा क्या है, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। क्या है, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डालिएगा, भारत में इसमें देखते हैं क्या क्या देखना है इसमें, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें क्या है, जैसे अपना अक्षांश है, ठीक है। अब इसमें क्या लेंगे अपन, जैसे अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना है बोला था मैं, 8 से 38 लगभग, ठीक है। इतना अक्षांशीय विस्तार होने के बाद अक्षांश क्या करता है,
अक्षांश सिंपल सा हमको क्या करता है, विविधता को बताता है। अक्षांश क्या करता है, विविधता को बताता है जलवायु की। लेकिन होता क्या है, भारत में ये विविधता उत्पन्न ना करके क्या करता है, एकता उत्पन्न करता है। ये क्या करता है, भारत में विविधता उत्पन्न ना करते क्या करता है, एकता उत्पन्न करता है। मतलब विविधता ये इसका फीचर होने के बाद भी वो क्या करता है, नहीं कर पाता। तो यही क्यों होता है, इसी चीज को हम देखते हैं इसमें। भारत को जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में जैसे अक्षांशी कारक है, अक्षांशी विस्तार है, इसको पहला विस्तार, ठीक है, इसको पहला हेडिंग डालिएगा। पहला हेडिंग ये अपना मुख्य हेडिंग रहेगा, उसके बाद अक्षांशी विस्तार, ठीक है। अक्षांशी विस्तार में लिखिएगा अक्षांश, इसमें लिखेगा, इसको लिख लीजिएगा हेडिंग में। फिर अक्षांश लिखेगा, अक्षांश विविधता का कारण है, अक्षांश विविधता का कारण है, मगर इसको भी एकता प्रदान कौन करता है। अक्षांश विविधता का कारण है, मगर इसको भी एकता प्रदान कौन करता है। तो अब देखते हैं, अक्षांश को विविधता का कारण होने के बाद भी एकता प्रदान कर रहा है। तो इसमें पहला कारण देते हैं, इसमें ये पॉइंट लिखिएगा, हिमालय। ठीक है, हिमालय। अब हिमालय में क्या है, हिमालय का बहुत सारा लाभ है, ठीक है। लेकिन अपन क्या है, जलवायु के संदर्भ में देखेंगे। तो जलवायु के संदर्भ में देखेंगे तो क्या करता है, सबसे पहला चीज तापमान में विविधता। पहला पॉइंट डालिएगा, ये पॉइंट के अंतर्गत रोमन नंबर डाल दीजिए, तापमान में विविधता। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, इसमें जो हिमालय है, हिमालय क्या करता है, जो साइबेरियन या ध्रुवी जो हवा होती है उसको क्या करती है, हिमालय अपनी ऊंचाई के कारण क्या करती है, उसको भारत में इंटर होने नहीं देता। अब ये भारत में इंटर होने नहीं देगा तो इसका क्या रहता है, जो अपना मैदानी क्षेत्र का टेम्परेचर है वो 3 से 4 डिग्री क्या रहता है, ठंड के दिनों में ज्यादा रहता है। और इसके चलते क्या है, यहाँ अगर मैं बात करूं जैसे जम्मू में भी टेम्परेचर क्या होता है, माइनस नहीं जाता। कश्मीर में जाता है लेकिन जम्मू में टेम्परेचर माइनस नहीं जाता। अगर मैं जम्मू की बात करूं, जैसे बाकी जगह के, जम्मू से अगर मैं सीधा लाइन खींचता हूँ अक्षांशी विस्तार में अगर देखता हूँ तो वहाँ के बाकी जगहों में क्या रहता है, टेम्परेचर माइनस में जाता है। लेकिन क्या है, भारत में टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता, अर्थात 2 से 3 डिग्री क्या करते हैं, ये बढ़ा के रखता है टेम्परेचर। इससे क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा ना होकर यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इसमें लिखिएगा तापमान में विविधता में। देखिए अब ये क्या करता है, ठंडी के दिनों में टेम्परेचर बढ़ा के रखेगा तो गर्मी के दिनों में ऑटोमेटिक टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। ठीक है, तो लिखिएगा शीतकाल में हिमालय की उपस्थिति के कारण, शीतकाल में हिमालय की उपस्थिति के कारण ध्रुवी पूर्वा तथा साइबेरियन के उच्च दाब से आने वाली पवन, साइबेरियन से उच्च दाब से आने वाली पवन उत्तरी मैदान में प्रवेश नहीं कर पाती, उत्तरी मैदान में प्रवेश नहीं कर पाती, जिस कारण
कारण सर्दियों में इस क्षेत्र का तापमान 3 से 4 डिग्री अधिक रहता है। इस कारण सर्दियों में इस क्षेत्र का तापमान 3 से 4 डिग्री अधिक रहता है। ठीक है। अब दूसरा कारण है, इसी में दूसरा देखिएगा, हिमालय के कारण है। इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, जिसके चलते क्या होता है, उच्च वायु दाब पेटी का क्या होता है, यहाँ इस क्षेत्र में निर्माण नहीं हो पाता। क्या होता है, जैसे ये टेम्परेचर को बढ़ा के रखा है, उसके चलते क्या होता है, यहाँ पे उच्च वायु दाब पेटी के लिए क्या होता है, टेम्परेचर को कम होना पड़ता है, लेकिन क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, इस कारण यहाँ पे उच्च वायु दाब पेटी का निर्माण नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, ये एकता प्रदान, ये भी क्या करता है, अक्षांशीय विविधता को हटा देता है। तो इसमें सेकंड पॉइंट में लिखिएगा, ये अपनी उपस्थिति के कारण तथा उच्चावच की विविधता तथा ऊंचाई के कारण उच्च वायु दाब पेटी का निर्माण नहीं होने देता। उच्च वायु दाब पेटी का निर्माण नहीं होने देता, जिसका सीधा परिणाम पवन, वर्षा के वितरण तथा आर्द्रता पर पड़ता है। तो ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण है सागरों की उपस्थिति। तीसरा कारण लिखिए, सागरों की उपस्थिति। ठीक है। अब क्या है, मतलब मान के चलिए, देखिए प्रायद्वीपीय पठार भारत में कुछ इस तरह से है ना। अब यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर पड़ता है, तो ये क्या करते हैं, सागर की उपस्थिति होने के कारण क्या करते हैं, ये विषुवतीय जलवायु ना देकर क्या करते हैं, सागरी जलवायु देते हैं। क्या करते हैं, विषुवतीय जलवायु ना देकर सागरी जलवायु। विषुवतीय जलवायु क्या होती है, जिसमें टेम्परेचर थोड़ा और ज्यादा रहता है, लेकिन सागरी जलवायु जो रहेगी, है ना, महासागर की जो जलवायु रहेगी, वो क्या करती है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। और भारत की प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति भी इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है, जैसे जैसे मैं दक्षिण में जा रहा हूँ, ये क्या होती जा रही है, सक्रिय होती जा रही है। अगर मान लो महासागर का क्षेत्र कितना है, यहाँ से अगर ये 50 किलोमीटर तक इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये 50 किलोमीटर तक इफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे भी क्या है, 50 किलोमीटर तक के इफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लगभग बराबर हो जाए। मतलब क्या करेगा, पूरा महासागर क्या करेगा, पूरा प्रायद्वीपीय पठार को क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। अगर मान लो इस तरह से अगर प्रायद्वीपीय पठार का शेप नहीं होता, अगर उल्टा होता है, जैसे मान लो ये इस तरह से होता है, तो यहाँ पे क्या है, उतना क्षेत्र क्या है, ध्रुवीय जल जो अपना महासागर है, वो उतना क्षेत्र को कवर नहीं कर पाता, और यहाँ विषुवतीय, जिसके चलते क्या होता है, यहाँ पे जो अपना उत्तर भारत का जितना भी मैदान है, वो क्या हो जाता है, मरुस्थली हो जाता है। क्या हो जाता है, मरुस्थली। तो ये क्या करता है, ध्रुवीय मतलब महासागरों की उपस्थिति प्लस क्या हो रहा है, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी आकृति के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, सागरी जलवायु मिल रही है। सागरी जलवायु मिल रही है, जिसके कारण क्या होता है, इस पूरे क्षेत्र में क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। और ये मुख्य कारण है उष्णकटिबंधीय टेम्परेचर दिखाने, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिखाने के लिए, ठीक है, भारत को। तो इसमें लिखेगा बंगाल की खाड़ी व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी व अरब सागर कारण, अरब सागर के कारण प्रायद्वीपीय
के कारण प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है। प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, जिसके अतिरिक्त पठार की आकृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त पठार की आकृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो दक्षिण की ओर बढ़ते बढ़ते सक्रिय होती जाती है, सक्रिय होती जाती है। ठीक है, ये सक्रिय हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतर स्थलीय भाग सागर के चपेट में आ जाती है। इस कारण विश्वती जलवायु ना होकर उष्णकटिबंधीय जलवायु बन जाती है। जिसमें तापमान लगभग समान होता है। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु तो बोल रहे हैं, लेकिन क्या है ये भारत के रिस्पेक्ट में उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो विश्व में उष्णकटिबंधीय जलवायु में क्या है, बहुत तीव्रता से क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उष्णकटिबंधीय ये क्या है, जो भारतीय उष्णकटिबंधीय जलवायु बोल सकते हैं इसको, है ना। ये क्या है, भारतीय उष्णकटिबंधीय जलवायु इसको बोल सकते हैं। तो ये हुआ अपना, जैसे उष्णकटिबंधीय क्यों बोल रहे हैं और उसका बनने का कारण क्या है, उष्णकटिबंधीय। अब हम देखते हैं जैसे पवन की दिशा क्या होनी चाहिए थी, इस तरह से होनी चाहिए थी, लेकिन होता क्या है, जटिलता कहाँ पे आ रही है अपने को, जब ये पलट जाती है, पवन की दिशा क्या हो जा रही है, पलट जा रही है, उसमें अपने को जटिलता आ रही है। तो उसके लिए अपने को देखना है, जैसे पवन की जटिलता आ रही है ना, मतलब पवन जो उल्टा हो रहा है उसकी जटिलता आ रही है। तो इसके लिए अपने को समझना पड़ेगा मानसून। ठीक है, अगर समान तरह से पवन चलता तो कोई दिक्कत ही नहीं था भारत में। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, पवन की दिशा उल्टी हो जा रही है। इसी कारण अब इस उल्टी दिशा को समझने के लिए क्या है, इसको क्या है, और व्याख्या की जरूरत है, व्याख्यान की मतलब इसमें और क्या है, शोध की जरूरत है। लेकिन क्या है, जितना भी अपने को पता है उसको क्या है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो अब इसके लिए अपने को मानसून देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए, मानसून की विशेषता। अभी हम भारत के मानसून में नहीं आए हैं, आगे हम देखेंगे भारत के मानसून को। लेकिन क्या है, अभी जो अपना ओवरव्यू देख रहे हैं और जो कम आएंगे आगे चल के उसको देख रहे हैं। तो मानसून की विशेषता लिखिए, पहला लिखिए मानसून की विशेषता। ठीक है, अब मानसून की विशेषता में सबसे पहला चीज देखिए, आप हेडिंग डालिए, मानसून का आगमन एवं प्रस्थान। पहला हेडिंग आएगा मानसून का आगमन एवं प्रस्थान।
ठीक है, मानसून का आगमन एवं प्रस्थान। जैसे कि अपने को पता है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में मानसून सबसे पहले कब आता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत में मानसून सबसे पहले कब आता है, कौन से डेट को आता है, ऐसा माना जाता है। तो भारत में अगर मैं बात करूं, भारत में मानसून सबसे पहले 20 मई को आता है। कहाँ आता है? अंडमान निकोबार के क्षेत्र में क्या रहेगा, भारत में मानसून है। जैसे कि आपको मैप में दिख रहा होगा, सब क्षेत्र का क्या है, मानसून के आगमन का क्या है, मैप में आपको दिखा रहा है डेट। जैसे केरल में कब आता है, केरल में आता है 1 जून को केरल में आ जाएगा, अंडमान में आ जाएगा। तो इसको क्या है, एक बार देख लीजिए, यहाँ से क्या है पीटी का क्वेश्चन बन सकता है। अभी जो पैटर्न जिस हिसाब से चेंज कर रहे हैं उस हिसाब से इसमें से क्या है क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा है। तो एक बार आप इसको मैप को देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से आता है। जैसे हर जगह क्या होता है, अलग अलग टाइम में आ रहा है और अलग अलग टाइम में जाता है। तो ये क्या होता है, इससे भी क्या होता है, पहले आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे भारत में मानसून तो आ रहा है, ठीक है, अलग अलग टाइम में। जैसे 1 जून को आ रहा है, केरल में आ रहा है, अंडमान निकोबार में क्या हो रहा है, 20 मई को आ जा रहा है। इस हिसाब से भारत में मानसून अलग अलग समय में आता है। तो ये भी क्या करता है, मानसून की विशेषता है। ठीक है, आगमन और प्रस्थान क्या है, जैसे आप देखोगे, मतलब केरल में कब आ रहा है, 20 मई को केरल में आ रहा है। मतलब 20 मई को कहाँ आ रहा है, अंडमान निकोबार में मानसून आ रहा है। लेकिन प्रस्थान कब हो रहा है, आगमन क्या है 20 मई और प्रस्थान कब हो रहा है 10 दिसंबर। और जैसे मैं भारत की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे मानसून आ गया, ठीक है, उसके बाद इधर गया, ठीक है, फिर यहाँ से लौट के मानसून आएगा, यहाँ है मानसून, फिर इधर गया, फिर इधर से लौट के भारत में मानसून आ रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे बाद में पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे बाद में मानसून पहुंच रहा है और सबसे पहले क्या हो रहा है, रिटर्न होके आ जा रहा है। क्या हो रहा है, सबसे बाद में मानसून पहुंच रहा है और सबसे पहले रिटर्न होके मानसून वापस आ जा रहा है। तो ये पीटी में बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, जैसे स्टेटमेंट में। इसमें जैसे कैसे दे सकता है पीटी में कि भारत में मानसून जहां पर आगमन होता है, भारत में मानसून जहां पे आगमन होता है वहां पे सबसे देरी तक मानसून रहता है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कैसे भी आपको घुमा के दे सकता है। तो ये क्वेश्चन बनने के चांस है। और क्या है, ये मैप में दिया हुआ है, डेट क्या है सबका दिया हुआ है, इसके चलते और क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि क्या है पीटी में बन सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें लिखिएगा आगमन और प्रस्थान, आपको समझ आ गया। मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे पहले केरल में आ रहा है, लेकिन सबसे बाद में क्या है केरल से जा रहा है मानसून। मतलब उत्तर भारत में क्या हो रहा है, सबसे लेट में पहुंच रहा है, लेकिन सबसे जल्दी मानसून वहां से वापस जा रही है। तो ये हो रहा है। तो इसमें लिखिएगा जहां सबसे पहले मानसून पहुंचता है, जहां सबसे पहले मानसून पहुंचता है वहां सबसे बाद में मानसून प्रस्थान करता है। अगर हम इसकी अवधि को देखें, अच्छा इसको रहने दीजिए, ये नहीं, इसको अगले पॉइंट में लिखेंगे। तो ये हो गया, समझ आ गया आपको। अब इसमें अनिश्चितता क्या क्या है जैसे कभी 4 जून को बोल रहे हैं, जैसे केरल में 1 जून को बोला है, लेकिन क्या होता है कई बार 6 जून को आ जाता है, 6 जून ना होकर 8 जून को आ जाता है। ऐसे टाइप की विविधता होती है। तो ये क्या करता है, मतलब अनिश्चितता को बताता है। ठीक, अनिश्चितता को बताता है। अब सेकंड हेडिंग डालिए इसी में, मानसून का आगमन एवं प्रस्थान के बाद सेकंड हेडिंग डालिए इसी में। दूसरा पॉइंट, मानसून की अवधि।
अब ये अपना भारत, ठीक है। मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, अगर मैं दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा हूँ, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहा हूँ, तो मानसून क्या होते जाएगा, अवधि क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। अर्थात जहाँ अवधि ज्यादा है वहाँ क्या होगा, मानसून भी ज्यादा होगा, जहाँ अवधि कम है वहाँ मानसून कम होगा, है ना। तो यहाँ से मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ तो क्या होगी, वर्षा की मात्रा कम होते जाएगी। और यहीं से मैं अगर यहाँ से मैं पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा हूँ, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा हूँ तो भी क्या होगी, वर्षा की मात्रा कम होगी। तो ये क्या है, एक अनिश्चितता है। पहले हम देख लिए डेट की अनिश्चितता, दूसरा हम देख लिए क्या है, मतलब मानसून पहुंच रही है, जहां पहुंच रही है वहां कितने दिन तक रुकेगी, कितने जल्दी वापस आ जाएगी, ये भी क्या है, अनिश्चित है। अगर कुछ भी चीज, जैसे मैं बात करूं, अगर आपके पास कुछ चीज अनिश्चितता होगी, तो अनिश्चितता होगी तो आप क्या 100% काम कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका एग्जाम मान लो 30 दिसंबर को है, ठीक है, मतलब 30 तारीख को आपका एग्जाम है किसी चीज का, कंपटीशन एग्जाम का या फिर और कुछ का। अब क्या हो रहा है, 30 तारीख के पहले क्या हो रहा है, मान लो 27 तारीख तक यह बोला जा रहा है कि ये एग्जाम जो है पोस्टपोन होने वाला है ना। तो ये एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है, तो जैसे ही आप सुनेंगे तो आप क्या 100% एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। और वही अब मान लो 27 तारीख को ये मैसेज आ रहा है कि नहीं, आपका एग्जाम 30 तारीख को ही होगा, है ना। तो ये क्या पूरे पोटेंशियल से दे सकते हैं, नहीं। और उस समय आपका दिमाग में क्या चलेगा, मतलब आपकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, एक आपके पास चिड़चिड़ापन आ जाएगा, है ना। तो ठीक उसी तरह अगर भारत को देखा जाए तो भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। अब कृषि प्रधान देश होने के बाद भी इसमें स्रोत क्या है, कम है, ठीक है। कब मानसून आएगा, कब जाएगा, इसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं है। प्लस क्या हो रहा है, इसकी अनिश्चितता होने के कारण क्या होता है, आदमी के स्वभाव में क्या है, चिड़चिड़ापन बढ़ते जाता है, इस टाइप से भी होता है, ठीक है। तो कहाँ पे थे अपन, सेकंड चीज ये क्या है, जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाऊंगा तो मानसून कम होगा, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाऊंगा तो मानसून कम होगा, ठीक है। अवधि में अलग अलग, जहाँ पे अवधि ज्यादा होगी वहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी, जहाँ पे अवधि कम होगी वहाँ वर्षा कम होगी। तो नीचे सेकंड पॉइंट पे दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के वितरण पर प्रभाव डालती है। दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा के वितरण पर प्रभाव डालती है। यदि अवधि बड़ी हो तो वर्षा अधिक, यदि अवधि बड़ी हो तो वर्षा अधिक, व अवधि छोटी हो तो वर्षा कम होगी, सामान्यतः दक्षिण तथा उत्तर, दक्षिण तथा उत्तर, और पूर्व राज्य में, देखिए दक्षिण तथा उत्तर पूर्व राज्य में, उत्तर व पश्चिम की ओर जाने पर, दक्षिण तथा उत्तर पूर्व राज्य में पश्चिम की ओर तथा उत्तर की ओर जाने पर अवधि कम होती जाती है, तीसरा कारण है, दूसरा हो गया, तीसरा है मानसून का फटना। बादल का फटना क्या होता है, बादल का फटना क्या होता है, देखिए बादल का फटना होता है, ये छोटे से क्षेत्र में क्या होता है, संघनन की क्रिया बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और क्या होती है, जब वाष्पीकृत होती है और अचानक से उसका क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होगा तो फिर क्या होता है,
सब मतलब भारी होकर ग्रेविटी के कारण क्या हो जाती है, बारिश गिर जाती है और एक जगह में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। उसे क्या बोला जाता है, बादल का फटना। ठीक है, लेकिन मानसून का फटना क्या होगा? ठीक है, मानसून का फटना क्या होगा, इसमें लिखिए शुरुआती दिनों में शुरुआती दिनों में बहुत वर्षा होती है। शुरुआती दिनों में बहुत वर्षा होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह सामान्य हो जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह सामान्य हो जाती है। तब क्या है इसका मतलब, देखिए जैसे यहाँ मानसून का आगमन होता है तो क्या होता है, 3-4 दिनों तक इतनी बारिश होती है। जैसे क्या होता है, जैसे हम पाइप पकड़ेंगे, अपने को मान लो कहीं पानी डाल रहे हैं, तो क्या हो गया, अचानक से काम आ गया, पानी डाल रहे हैं कहीं पे काम आ गया, तो अपन क्या करते हैं, पाइप को दबा के रख देते हैं, है ना। पाइप को दबा के रख दिए तो क्या होता है, जब ऐसे अपन छोड़ेंगे तो उसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक उसी तरह क्या होता है, जब मानसून आती है तो उसके क्या है, गले को कोई दबा के रखा रहता है ना। अब वो गले को कौन दबाया क्या है, उसको हम आगे चर्चा करेंगे जब भारत के मानसून को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, अचानक से जब छूटता है तो बहुत अधिक मात्रा में क्या होती है, बारिश होने लगती है। उससे ही क्या बोला जाता है, मानसून का फटना। अगला देखिए, मानसून का विक्षोभ। मानसून का विक्षोभ लिखिए। ठीक है, इसमें लिखिएगा 3 से 4 दिन वर्षा होगी, 3 से 4 दिन वर्षा होगी, फिर ब्रेक मतलब फिर रुक जाएगी, फिर कालांतर में ब्रैकेट में लिख लीजिए 7 से 8 दिन बाद कॉमा लिख लीजिए, 3 से 4 दिन बाद, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कालांतर में फिर से वर्षा होती है, ठीक है। इसका बारंबारता व अवधि में अनिश्चितताएं होती है। इसके बारंबारता व अवधि में अनिश्चितताएं होती है, जिसका सीधा परिणाम वर्षा के वितरण पर पड़ता है। इसका सीधा परिणाम वर्षा के वितरण पर पड़ता है। जहां अवधि कम होगी, वर्षा के वितरण पर पड़ता है। जहां अवधि कम होगी वहां वर्षा अधिक होगी। जहां अवधि कम होगी वहां वर्षा अधिक होगी। जहां अवधि अधिक होगी वहां वर्षा की मात्रा, देखिए क्या लिखे हैं, जहां अवधि कम होगी वहां वर्षा की मात्रा अधिक होगी, और जहां अवधि ज्यादा होगी वहां वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब नोट में लिख लीजिए, भारत में वर्षा की औसतन मात्रा 117 सेंटीमीटर मानी गई है। भारत में वर्षा की औसतन मात्रा 117 सेंटीमीटर मानी गई है। एक क्वेश्चन लिखिएगा, सूखा व बाढ़, एक क्वेश्चन लिखिएगा, सूखा व बाढ़
मानसून सिक्के के दो पहलू हैं। मानसून सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। सूखा व बाढ़ मानसून सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूं इसको कैसे लिखना है, जैसे अपन पीछे लिखे हैं उसी का यूज करके लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे मानसून की अवधि की बात की है, मानसून की अवधि क्या होगी, कम होगी, वहां पे वर्षा ज्यादा होगी, और वर्षा ज्यादा होगी तो क्या है, बाढ़ आने की संभावना ज्यादा होगी। और जहाँ पे मानसून की अवधि कम होगी वहां पे क्या होगा, मानसून की अवधि कम होगी मतलब मानसून की अवधि ज्यादा होगी, वहां पे क्या होगा, पानी कम गिरेगा, वर्षा कम होगी, तो वर्षा कम होगी तो क्या है, सूखा पड़ने का चांस ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से लिख के देखिएगा। उसके बाद हम आगे और करेंगे, मेंस का कैसे आंसर राइटिंग करना है वो भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बना के आंसर लिख लीजिए। अब अगला हेडिंग है तापजनित व्याख्या, मानसून की तापजनित व्याख्या।